शाम होने के साथ ही जैसे जैसे बाहर धुंधलका बढ़ता जा रहा था, उसी तरह मेरे मन में भी निराशा के बादल गहराते जा रहे थे। पूरे 2 साल हो चुके हैं मेरी इस बीमारी को। न तो डॉक्टर ही कुछ खास बता पा रहे हैं, न मैं ही कुछ समझ पा रहा हूँ। कई बार तो लगता है कि इस तरह की जिंदगी जीने से तो बेहतर है कि मुझे मौत ही आ जाए। मैं अपने विचारों में खोया ही हुआ था कि दरवाजे पर होने वाली आहट ने मेरा ध्यान भंग कर दिया। देखा तो सुधा चाय की ट्रे लिए मेरी ओर ही आ रही है। सुधा का शांत चेहरा देखकर लगा कि भीषण आंधी के बाद टूटा हुआ एक वृक्ष शांत पड़ा हो। चाय का कप मेरी ओर बढ़ाती हुई मध्यम आवाज में बोली, फिर से गलत टाइम चाय पी रहे हो। लगता है खाने का कोई इरादा नहीं है। अरे हाँ, प्रभात का फोन आया था, वो कल आएगा, सुधा जाते जाते बोली। प्रभात बायोलॉजी का प्रोफेसर है, लगातार रिसर्च भी करता रहता है और सबसे खास बात यह है कि वो विज्ञान के साथ साथ आध्यात्म, धर्म, भूत प्रेत और न जाने कितने विषयों पर समान रुचि से बात करता है। और मुझे उसकी ये बात बेहद पसंद है। रात का समय मुझे बहुत नापसंद है। ना तो नींद आती है और ना ही कोई काम हो पाता है। खैर, किसी तरह रात तो काटनी ही होती है। सुबह सुबह सुधा की आवाज़ से मेरी आंख खुली। आज तो आप काफ़ी देर तक सोते रहे। लगता है आज काफ़ी गहरी नींद आई। चलिए आप फ्रेश हो जाइए, तब तक मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। 10-11 बजे तक कोई आपकी मेडिकल रिपोर्ट भी लेकर आता होगा। कहते हुए सुधा चली गई। रोज के कामों से फ्री होकर हम लोग चाय के लिए बैठे। अखबार देखते हुए मैं मुस्कुराते हुए बोला, तुम बोर नहीं हो जाती अपनी सेम रूटीन से? घर में 24 घंटे पड़ा हुआ एक बीमार पति जिसकी बीमारी का भी पता नहीं, और मुझे आपकी यही बात पसंद नहीं है। बीच में बात काटते हुए सुधा कुर्सी से खड़ी हो गई। अरे भाई सॉरी, कान पकड़ते हुए मैंने कहा, फिर कभी ये बातें नहीं करूंगा। हंसते हुए मैं बोला। चेहरे पर गुस्से एवं दुख का मिला जुला भाव लाते हुए सुधा बैठ गई। क्या पता किस पल क्या हो जाए, भगवान की लीला अपरंपार है, सुधा बोली। लग रहा था सुधा अपने आप को तसल्ली देने की कोशिश कर रही है। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मैंने घड़ी की ओर देखा। 10 बजे हुए थे। मैंने अंदाजा लगाया कि जरूर कोई अस्पताल से मेरी रिपोर्ट लेकर आया होगा। देखते हैं कि मेरी इस अजीब सी बीमारी के बारे में कुछ पता चलता है या नहीं। किसी के कदमों की आहट को सुनकर मैं बालकनी से कमरे में आ गया तो प्रभात को देखकर सुखद अनुभूति हुई। मैंने उसे देखा। वो पहले से ज्यादा दुबला और गंभीर नजर आ रहा था। उसके हाथ में एक लिफाफा था। अपने चिर परिचित अंदाज में मुझसे हाथ मिलाकर सोफे में समा गया और मुझसे भी इशारे से बैठने को कहा। तू कुछ पूछे उससे पहले तू भाभी को चाय नाश्ता लाने को कह दे, मुस्कुराते हुए उसने कहा। मैंने सुन लिया है भैया, आप बात करिए, मैं थोड़ी ही देर में सब इंतजाम करके आती हूँ, कमरे में आते हुए सुधा बोली। ये सब तो हो जाएगा, तो ये बता कि आज तू यहाँ का रास्ता कैसे भूल गया? मैंने सीधा सीधा सवाल किया। लगता है आज तू आया है हॉस्पिटल से मेरी रिपोर्ट लेके, एंड आई एम वेरी श्योर कि वो जो पेपर्स तेरे हाथ में नजर आ रहे हैं वो मेरी रिपोर्ट ही होगी, मैंने प्रश्नवाचक मुद्रा में कहा। हाँ, तेरा ही मामला है, मुस्कुराते हुए प्रभात ने जवाब दिया। तो फिर बताओ मुझे क्या हुआ है? मैंने स्पष्ट सवाल किया। अरे पहले कुछ खा भी तो लूं, बड़ी जल्दी है तुझे जानने की। चल ठीक है, ये बता कि तू अपनी लैब के अलावा किसी को टाइम देता भी है या नहीं? कैसी लाइफ है तेरी, मैं तो कभी समझ ही नहीं पाऊंगा कि तू ऐसी नीरस जिंदगी में जी कैसे रहा है, मैंने हंसते हुए मगर गंभीर सवाल पूछा। हंसते हुए प्रभात ने जवाब दिया, देख, जब तू कोई नॉवल, कहानी या कुछ और लिखता है
तो क्या घर में और अपने दोस्तों में टाइम बिताता है? नहीं ना, क्योंकि उस समय तेरा पूरा ध्यान अपनी किताब पर ही रहता है और नॉवल के सफलतापूर्वक पूरी होने पर ही तुझे चैन मिलता है। बस ऐसा ही कुछ मेरा है। फर्क सिर्फ ये है कि मैं अपनी किसी कहानी से भी संतुष्ट नहीं हुआ हूं एंड आई एम वेटिंग फॉर माई बेस्ट परफॉर्मेंस। मैं चाहता हूं कि मैं कुछ स्पेशल करूं और मुझे नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर पहचान मिले। कहते कहते प्रभात किसी गहरे चिंतन में खो गया। दरवाजे की तरफ से आती हुई कदमों की आहट ने हमारा ध्यान भंग किया। आप लोग नाश्ता कीजिए और बातें शुरू कीजिए, और कुछ और चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना, सुधा ने कहा और चली गई। चाय की चुस्की लेते हुए मैंने पूछा, हाँ तो अब बता। प्रभात गंभीर हो गया। चाय का कप हाथ में लिए हुए बोला, समझ में नहीं आ रहा है कि तेरे केस को लेकर क्या कहूं। मैंने अपनी पूरी लाइफ में ऐसा केस नहीं देखा। तेरे सारे टेस्ट हो चुके हैं, लेकिन कमाल की बात यह है कि एक भी टेस्ट कोई विशेष परिणाम पर नहीं पहुंचता है और ना ही किसी बीमारी के लक्षण नजर आते हैं। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? मैंने उत्सुकतावश पूछा। प्रभात एकदम शांत हो गया। उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वो कोशिश कर रहा है कि बात कहां से शुरू की जाए। चाय के कप को टेबल पर रखते हुए उसकी आंखें कहीं शून्य में विचरण करती नजर आ रही थी। साफ किंतु गंभीर आवाज में वो बोला, करीब 2 साल पहले सिर्फ एक सामान्य दर्द से तेरी बीमारी की शुरुआत हुई थी। शुरू में तो लगा कि ये एक सामान्य दर्द की तरह का दर्द होगा, लेकिन जब नॉर्मल उपचार के बाद भी कुछ फर्क नहीं पड़ा तो ये केस हेड डॉक्टर के अंडर आ गया। वहां भी कई तरह के टेस्ट होने लगे, लेकिन खास बात ये थी कि इन सभी टेस्ट के जो रिजल्ट थे वो नॉर्मल थे, और दूसरी तरफ तेरी दर्द वाली शिकायत बंद ही नहीं हो रही थी। आखिरकार तेरा केस हमारे लिए एक चुनौती बन गया। मैंने इस केस की फिर शुरू से जांच की तो मैंने पाया कि सारे परिणाम सही हैं और नॉर्मल भी हैं। मैं हैरान हो गया कि समस्या आखिर है कहां। प्रभात के चेहरे पर सवालिया निशान नजर आ रहा था। चाय की चुस्की लेते हुए कुछ देर के लिए वो खामोश हो गया। फिर उसने बोलना जारी रखा। फिर एक दिन मेरी नज़र उन रिपोर्ट्स पर गई जिसमें दिल की धड़कनों का रिकॉर्ड रखा जाता है। मैंने जब पिछली 2 सालों की रिपोर्ट को ध्यान से देखा तो पाया कि तेरे दिल की धड़कन एक विशेष क्रम से कम होती जा रही है। यह बोल के प्रभात किसी सोच में डूब गया। आखिरकार मेरे मुंह से निकल ही गया, इन सब बातों से मैं खुश हूं या दुखी हूं? एक ठंडी सांस के साथ फीकी सी हंसी से प्रभात बोला, धड़कनों का लगातार कम होना कोई खुशी की बात तो है नहीं, और वो भी तब जब ये नहीं पता हो कि ये क्या है, क्यों है और इसका इलाज क्या है। इसके बाद एक लंबी खामोशी छा गई। ना तो प्रभात ने ही कुछ कहा और ना ही मैंने कुछ कहा। प्रभात धीरे से अपनी कुर्सी पर से उठते हुए बोला, तो ठीक है, मैं चलता हूं। हालांकि उसके चेहरे को देखकर लग रहा था कि वो कुछ कहना चाहता है, पर प्रत्यक्ष में बोला, शायद जल्दी ही फिर से मिलूं मेरे प्यारे दोस्त। फिर एक फीकी सी हंसी अपने चेहरे पर चिपकाए हुए धीरे धीरे दरवाजे से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद मैं अपनी पसंदीदा खिड़की के पास आके आराम कुर्सी पर बैठ गया। मुझे कोई खुशी या दुख की बात नजर नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी मन प्रफुल्लित सा नहीं था। पैरों की आहट से आभास हो गया कि सुधा आ रही है। सुधा की बहुत सारी अच्छी आदतों में से एक अच्छी आदत यह है कि अक्सर वो हम लोगों की बातों में बिना बुलाए कभी भी भाग नहीं लेती। सुधा के आने पर एहसास हुआ कि मैं अकेला नहीं हूं। प्रभात से बातें करने में समय का अंदाजा ही नहीं रहा। घड़ी पर नजर डाली तो दोपहर के 2 बजे हुए थे।
सुधा ने थकी हुई आवाज में पूछा, क्या बताया प्रभात ने? मैं बिना किसी जवाब दिए खिड़की से दूर किसी शून्य को देखता रहा। मेरी इस खामोशी से सुधा समझ गई कि आज भी कोई खास जवाब नहीं मिला है। ठंडी सांस लेते हुए बोली, खाने का मूड हो तो कुछ लाऊं? हाँ, चलो साथ खाएंगे, मैंने बेमन से जवाब दिया। मैं जानता था कि सुधा ने भी नहीं खाया होगा। सुधा उठ के चली गई। अगली सुबह सुधा ने मुझे जगाया। मैंने कहा, अरे भाई, ऐसी क्या आफत आ गई है जो मुझे इतनी सुबह जगा दिया? सुबह की नींद का मजा ही कुछ और है, और खास तौर से उस शख्स के लिए जिसकी रातें उल्लू की तरह कटती हों। आज सुबह सुबह प्रभात का फोन आया था। कह रहा था कि आपको जगा दूं, मैं मिलने आ रहा हूं। सुबह का नाश्ता साथ ही करेंगे। इससे पहले कि मैं कुछ कहती या पूछ पाती, उसने फोन ही काट दिया। अनमने परंतु आश्चर्य करते हुए मैंने बिस्तर छोड़ दिया और दिमाग में यह सवाल खुद ब खुद ही चल रहा था कि आज अचानक प्रभात को क्या हुआ। मन में इस सवाल का ना तो कोई जवाब था, ना ही कोई जवाब आया। नहा धो के मैं बस अपने कमरे में आके बैठा ही था कि नीचे दरवाजे की घंटी बजी। उम्मीद के मुताबिक प्रभात प्रकट हुआ। उसके आने पर न जाने क्यों ऐसा लगा जैसे सूर्योदय हो गया हो। उसी समय खिड़की से आने वाली धूप ने फर्श से टकराकर कमरे की रोशनी बढ़ा दी। कमरे में ऐसा लगा जैसे किसी सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो गया है। मैं अपने बिस्तर पर बैठा हुआ था और प्रभात खिड़की के पास खड़ा हुआ किसी गहरे चिंतन में लीन था। खिड़की पर खड़े खड़े प्रभात गंभीर आवाज में बोला, मैं रात से ही तुमसे मिलने के लिए बेबस हो रहा था, इसलिए अपने आप को रोक नहीं पाया और सुबह उठते ही फोन कर दिया। तो क्या हुआ, अब बता कि बात क्या है? मैंने जवाब दिया। प्रभात मुड़ा, चलते हुए बोला, हाँ यही तो बताने आया हूं। कहते हुए वो आराम कुर्सी पर बैठ गया। अब मैं जो बोलूंगा उसे बहुत ध्यान से सुनना। इतने में सुधा चाय नाश्ता रख के चली गई। प्रभात ने चाय ली और एक सवाल पूछा, क्या तुझे भगवान पर यकीन है? मैंने हां की मुद्रा में सर हिलाया, लेकिन टॉपिक से हटकर पूछे गए सवाल का कारण नहीं जान पाया। बिना कुछ समझाए उसने फिर पूछा कि इंसान जिंदा कैसे रहता है? मेरा मतलब है कि क्या चीज है जो इंसान को जिंदा रखती है? मैंने कहा, समझा नहीं। कहीं दूर मंदिर से आरती की आवाज आ रही थी जो हमारे बीच के सन्नाटे को तोड़ने की कोशिश सी करती नजर आ रही थी। प्रभात फिर से बोला, हमारे शरीर में ऐसा क्या है जो हमें जिंदा रखता है या हमें जिंदा होने का एहसास दिलाता है? मैंने जवाब दिया, दिल की धड़कन, क्योंकि उसी से पता चलता है कि हम जिंदा हैं। बिल्कुल सही कहा तूने। क्या यह भी बता सकता है कि ऐसी कौन सी ताकत है जो दिल की धड़कनों को लगातार चलाती है? मैं सोच में पड़ गया, लेकिन कोई जवाब सूझा नहीं। तो फिर मैंने मना कर दिया। तो मेरे दोस्त, मेरा यह मानना है कि जो ताकत या शक्ति दिल की धड़कनों को लगातार चलाती है वो है हमारी आत्मा। मैं तुरंत बोला, तू साइंस का होके इन आत्मा वात्मा के चक्कर में कब से पड़ गया? कि जब से इस रिसर्च में लगा हुआ हूं तब से। उसने एकदम शांत होके ही जवाब दिया। उसने फिर पूछा, जब एक इंसान मरता है तो वास्तव में होता क्या है? मैंने कहा, शायद कोई एनर्जी है जो उसके शरीर से निकल जाती होगी। क्या उस एनर्जी को हम किसी तरह शरीर में ही रोक के नहीं रख सकते? जबकि आज मेडिकल साइंस के पास किसी भी मरीज को एनर्जी देने के बहुत सारे तरीके हैं। प्रभात शांत होके ही बोल रहा था। मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता हूं, क्योंकि ना तो मैंने कभी ऐसी चीजें सोची हैं और ना ही मैं खुद को इतना कुछ सोचने के
लायक समझता हूं। इतना कहकर मैं चुप हो गया। कुछ खामोशी के बाद प्रभात धीमी आवाज में बोला, मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूं। बात असल में यह है कि मैंने एक मशीन बनाई है जिसका काम है वातावरण से एनर्जी लेना और उसे इंसान की धड़कनों के साथ मैच करते हुए उसके दिल और दिमाग को देना। ऐसा करने के लिए इस मशीन को हम दिल के पास पेसमेकर की तरह लगाएंगे। पेसमेकर जानता है ना, दिल के पास जो मशीन लगाई जाती है वो। जब ये मशीन लग जाएगी तो इसे हम एक नॉर्मल इंसान की धड़कन से ट्यून कर लेंगे और फिर वो मशीन खुद दिल की कम होती हुई धड़कनों को नॉर्मल धड़कनों के बराबर लाकर कंट्रोल कर लेगी। कमरे में खामोशी छा गई। मैं इन सब को सुनकर एक सपने से मैं खो गया था। ऐसा लग रहा था कि प्रभात की आवाज कहीं दूर से आ रही है। क्या हुआ यार, कुछ तो बोल। मैं अचानक सपने से जागते हुए बोला, हाँ। क्या हाँ? प्रभात बोला, मेरा मतलब कि तू तो सच में जीनियस निकला। जब तेरे पास इलाज है तो तू बेकार में सस्पेंस क्यों बना रहा है? देर किस बात की है? मैं एकदम तैयार हूं, तो बता कि करना क्या है। इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम? मैंने पूछा। प्रॉब्लम यह है कि इस मशीन को मैंने अभी तक सिर्फ चूहों पर ही इस्तेमाल किया है और चूहों पर किए गए प्रयोगों में कोई नेगेटिव रिपोर्ट तो नहीं मिली, पर फिर भी मन में अभी एक डाउट है कि कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए। अच्छा ये बता, इन सभी टेस्ट में कितना टाइम और लगेगा? मैंने पूछा। कुछ नहीं कहा जा सकता। सारे टेस्ट नॉर्मल और पॉजिटिव आ भी गए तब भी गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने के लिए कई महीने लग जाएंगे और उससे पहले मशीन का उपयोग करना भी गैरकानूनी माना जाएगा। प्रभात चिंता मिश्रित स्वर में बोला। तो इसका मतलब कोई उपाय नहीं है? मैं बोला। एक उपाय है। अगर तू परमिशन दे और मुझ में विश्वास दिखाए तो ये काम हो सकता है, मगर उस केस में रिस्क बहुत ज्यादा है। इंसान पर होने वाले असर अभी पता नहीं है। यह भी संभव है कि कहीं ऐसा ना हो कि दिल और दिमाग के बीच में कोऑर्डिनेशन ही ना रहे। दुखी स्वर में प्रभात काफी कुछ कहता जा रहा था, लेकिन मेरा दिमाग तो कहीं और ही खो गया था। अच्छा एक बात बता, ये तो एकदम क्लियर है ना कि अगर इस मशीन का उपयोग ना किया गया तब मुझे मरना ही है? मैंने डिसीजन करने के लिए एक सीधा सवाल पूछा। हाँ, मगर हम कोशिश तो कर रहे हैं ना, प्रभात अविश्वास से बोला। उसकी इस बात में आत्मविश्वास की कमी साफ झलक रही थी। मैंने कहा, देख यार, ये तो अच्छी तरह जानता है कि सिचुएशन क्या है। ज्यादा से ज्यादा यही होगा ना कि मैं तेरे एक्सपेरिमेंट से मर जाऊंगा, लेकिन मेरा मरना तो वैसे भी तय है। इसलिए तू ये सब सोच मत कि इसमें सही क्या है और गलत क्या है। बस तू ये सोच कि कहीं इस एक्सपेरिमेंट से मैं बच गया तो तेरी और मेरी दोनों की समस्या एक ही झटके में खत्म हो जाएंगी। प्रभात गहरी सोच में पड़ गया। उसकी आंखें करीब बंद सी थी। ऐसा लग रहा था कि उसके दिल और दिमाग में एक द्वंद्व चल रहा है। थोड़ी देर में वो अपनी कुर्सी से उठा और बोला, अभी मैं चलता हूं, बाद में बात करते हैं। मैं अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और प्रभात का हाथ पकड़ के बोला, कुछ तो बोल। लेकिन प्रभात कुछ बोला नहीं। धीमे से अपना हाथ छुड़ाया और चला गया। उसके जाने के बाद मन बहुत अजीब हो गया। मन में एक सन्नाटा सा पसर चुका था। इतने में सुधा वहां चाय लेके आ गई। मैंने बिना कुछ बोले चाय उठा ली और सुधा से बोला, लगता है प्रभात ने मेरा इलाज ढूंढ लिया है, जल्दी ही इलाज शुरू करेगा वो। मैंने कहा। सुधा की आंखें चमक रही थी। पूरे 1 सप्ताह बाद
शाम को करीब 7 बजे फोन की घंटी बजी। सुधा फोन पर किसी से बात कर रही थी, लेकिन बातचीत से पता चल रहा था कि प्रभात से बात हो रही है। मेरे मन में फिर से एक आशा की किरण करवट लेने लगी। मैं दिखने में शांत था, लेकिन मन चंचल हो रहा था। थोड़ी देर में सुधा आई, कहने लगी कि प्रभात का फोन आया था, कह रहा था कल मिलने आएगा। बस रात किसी तरह काटी। मन एक बच्चे की तरह चंचल और अधीर हो रहा था। प्रभात के इंतजार में एक एक लम्हा सदियों की तरह लग रहा था। करीब 10 बजे दरवाजे की घंटी बजी। आइए भैया। सुधा की इस आवाज से पता चला कि प्रभात आया है। हालांकि ऐसा कुछ साफ नहीं था कि प्रभात मान ही गया हो, लेकिन फिर भी मन एकदम खुश सा था। थोड़ी ही देर में प्रभात मेरे सामने था। उसका चेहरा गंभीर था, लेकिन था विश्वास से भरा हुआ। धीमी आवाज में मुझसे बोला, इस प्रयोग में अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। हंसते हुए मैं बोला, और लेकिन अगर ठीक हो गया तो तेरी लाइफ का उद्देश्य भी तो पूरा हो जाएगा ना। इतने में सुधा चाय नाश्ता लेकर आ गई। मुझे देखते हुए बोली, काफी खुश नजर आ रहे हो। लगता है भैया ने कुछ जड़ी बूटी दे दी आपको। जवाब प्रभात ने दिया, मैं तो इसकी हिम्मत की दाद देता हूं भाभी, कि इस सब के चलते हुए भी कभी मैंने इसे निराश नहीं देखा। और सच बताऊं तो मैं भी शायद इसी बात के कारण कुछ आगे सोच पाता हूं। सुधा के जाने के बाद प्रभात कुछ चिंता मिश्रित स्वर में बोला, मन में एक प्रतिरोध सा है। मैंने कहा, अब तू ज्यादा मत सोच कि क्या होगा। होगा वही जो ईश्वर को मंजूर होगा। तू बस ये बता कि सारा प्रोग्राम कैसे होगा और मुझे करना क्या है। प्रभात ने एक लंबी सांस ली। आज से 7 दिन बाद हम इस एक्सपेरिमेंट पर काम करेंगे। बीच के दिनों में मैं तुझ पर कुछ टेस्ट आदि करूंगा और बाद में तेरा ऑपरेशन करके वो मशीन तेरे दिल के साथ अंदर ही फिक्स कर दूंगा। और अगर सब सही रहा तो तू एकदम फिट हो जाएगा। लेकिन मन में एक डर सा है, तू समझ सकता है शायद। थोड़े बहुत निर्देशों और कुछ दवाओं को देकर प्रभात चला गया। ये भी बता गया कि इस बात का जिक्र किसी से नहीं करना है। हालांकि मैं खुद भी कभी इस बात को नहीं बताता। अगले 7 दिनों तक काफी बिजी रखा प्रभात ने और उसके निर्देशों ने। और इन दिनों प्रभात का एक नया रूप सामने आया। पहली बार ऐसा लग रहा था कि वास्तव में वो कितने सीरियसली अपने काम को करता है। एक बार तो मन में आया कि अच्छा ही हुआ ये बीमारी हुई, वरना प्रभात का ये चेहरा तो कभी सामने ही नहीं आता। कोई अपने कार्य में कितना गंभीर है ये पता उसके कार्य क्षेत्र पर जाकर ही चलता है। आखिर इंतजार के बाद वो अंतिम दिन भी आ गया जिसमें मेरा फ्यूचर डिसाइड होना था। उस दिन प्रभात मुझे अपनी लैब में ले गया। उसने मुझे वहां एक बड़ी सी मशीन में लिटा दिया और थोड़ी देर बाद मैं बेहोशी के सागर में गुम हो गया। शाम को जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने कमरे में लेटा हुआ था। इस बीच क्या क्या हुआ कुछ भी मुझे याद नहीं था, लेकिन सीने में बाईं तरफ एक भारीपन सा महसूस हो रहा था जो शायद ऑपरेशन के कारण होगा। इतने में कदमों की आहट आई। कमरे में प्रभात ने प्रवेश किया। मुस्कुराते हुए बोला, कैसा लग रहा है उपन्यास सम्राट? सीने में थोड़ा भारीपन होगा, लेकिन वो कल तक ठीक हो जाएगा। मेरे हिसाब से सब एकदम सही रहा। बाकी के रिजल्ट्स तो अब तू ही बताएगा। वैसे अब तुझे लेटे रहने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस ऑपरेशन में कोई चीर-फाड़ नहीं हुई है। हंसते हुए वो बोला, पर तेरी मर्जी है। बेड पर पड़े रहने का मन है तो पड़ा रहे। मुझे उसकी बात सुनकर हंसी आ गई और मेरे मन में वो प्रभात आ गया जो पिछले 7 दिनों से एकदम सीरियस दिख रहा था।
जैसा कि प्रभात ने कहा था, अगले दिन सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। करीब 15 दिन बाद प्रभात घर आया। उसके चेहरे पर थोड़ी मायूसी छाई हुई थी। किसी गहरी चिंता में लीन वो सोफे पर बैठ गया। मैंने पूछा, क्या हुआ, सब ठीक तो है? प्रभात ने बोलना शुरू किया। मैंने सोचा था कि इस ऑपरेशन के बाद सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन तेरे दिल की धड़कनों की स्थिति में कुछ खास फर्क नजर ही नहीं आ रहा। मैंने कहा, लेकिन मुझे तो पहले से कम थकान महसूस होती है, शायद धीरे धीरे सब सही हो जाए। लेकिन मेरी इस बात का प्रभात पर कोई असर नहीं पड़ा। चिंता मिश्रित आवाज में बोला, बात वो नहीं है यार, मेरे हिसाब से फर्क पड़ जाना चाहिए था, लेकिन उतना फर्क नहीं आया जितना सोचा था। असल में इस प्रयोग में दोनों तरह के असर पड़ने होते हैं। एक तो वो जिससे शरीर स्वस्थ रहता है, और दूसरा वो जो हमारे दिमाग पर प्रभाव डालता है और हमें अच्छा फील कराता है। तुम्हें सब अच्छा तो फील हो रहा है, लेकिन दिल पर जो असर होना था वो अभी नजर नहीं आ रहा है। देखा जाए तो मुझे कोई फर्क नजर ही नहीं आ रहा है। प्रभात की आंखों के किनारे भीगे हुए थे। अरे, इसमें इमोशनल होने की क्या बात है यार? ये सच है कि मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, और अब मुझे पहले की तरह थकान भी महसूस नहीं हो रही है। कुछ दिनों में सब सही हो जाएगा। चलो देखते हैं। बस तुम मुझे सब कुछ एकदम सही सही बताता रहना, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आखिर चल क्या रहा है। उसके बाद प्रभात चला गया। दिन बीतते गए। प्रभात का रिपोर्ट लेकर आना जाना जारी रहा। मेरा रूटीन भी नॉर्मल होने लगा। मेरी थकान भी जैसे गायब हो गई। लेकिन एक बात जो ठीक नहीं हो पाई वो है प्रभात के चेहरे पर रहने वाली चिंता की लकीरें। प्रभात का कहना था कि जिस उद्देश्य के लिए नया प्रयोग किया था वो तो अभी पूरा नहीं हुआ। दिल की धड़कन तो अपने नॉर्मल तरीके से चल ही नहीं रही है, ये तो लगातार कम ही होती जा रही हैं। लेकिन मैं उसे कहता हूँ कि मैं पहले से काफ़ी बेटर फील कर रहा हूँ। मेरा दिमाग बहुत फ्री हो गया है। काम करने में भी मुझे अब कोई परेशानी नहीं होती, और थकान का तो नामो निशान नहीं है। लेकिन इन सब बातों के बावजूद प्रभात ने मुझे कहीं बाहर जाने से या ज़्यादा देर काम करने से मना किया हुआ है। आजकल मेरा दिमाग एकदम प्रसन्न रहता है, हर काम करने का मन करता है। हाँ, ये बात अलग है, कोई नया नॉवल लिखने का काम शुरू नहीं किया है, क्योंकि मन में कोई कहानी ही नहीं है। सोचता हूँ अपनी इस बीमारी और इस सारी बातों को ही एक नॉवल का रूप दे दूं। बहरहाल, चाहे जो भी हो, प्रभात ने मुझे नया जीवन दे ही दिया। प्रभात की मशीन भी कमाल की है। भला ये भी कभी सोचा था किसी ने कि कोई ऐसी मशीन भी बनाई जा सकती है जो डायरेक्ट वातावरण से एनर्जी लेकर उसे कंट्रोल करके हमें सिर्फ उतनी एनर्जी दे जितनी हमारे दिल को जरूरत है? ये सब सोचते सोचते मैं लेट गया। प्रभात का दिया समय भी पूरा होने को है। उसके हिसाब से तो मेरा आजकल में ही पत्ता कटने वाला है, क्योंकि मेरे दिल की धड़कन अब बंद हो जाएंगी। लेकिन मैं खुश हूं, क्योंकि मुझे अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये सब सोचते हुए मैं कब सो गया मुझे पता ही नहीं चला। ऐसा लग रहा है कि बहुत शोर हो रहा है। सारे लोग विलाप सा करते लग रहे हैं। मैं अपनी आंखें खोलने की भरसक कोशिश कर रहा हूं, लेकिन पूरी तरह आंखें नहीं खोल पा रहा हूं। लेकिन अपनी अधखुली आंखों से जो नजारा नजर आ रहा है उससे मैं असमंजस में पड़ गया हूं। आज सारे लोग अचानक मेरे पास क्यों इकट्ठा हैं? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई मर गया हो? सुधा का रोता हुआ चेहरा, आंसुओं से भरी आंखें, प्रभात का दुखी लेकिन अपराध बोध से ग्रसित आंखें देखकर मैं समझ गया कि वो मुझे मरा हुआ ही समझ रहे हैं। मुस्कुराते हुए मैं बोला, अरे भाई, बस भी करो, अब देख लो तुम्हारे सामने एकदम मस्त लेटा हुआ हूं। लेकिन मेरी इस बात को अनसुना करके भी वो अपने रोने धोने में ही लगे रहे।
मैं झल्ला गया। मैंने झुंझला के सुधा का हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन ये क्या, मैं तो अपना हाथ हिला भी नहीं पा रहा। मैंने फिर से कोशिश की, लेकिन अफसोस मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। इतना ही नहीं, मैं अपनी आंखों की पुतलियों को भी नहीं हिला पा रहा था। मैं प्रभात को बताना चाहता था कि मेरे दोस्त, मैं जिंदा हूं, लेकिन मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा था। मुझे समझते देर नहीं लगी कि आखिर ये क्या हो रहा है। अब मुझे प्रभात की वो बात याद आ रही थी जब वो उस दिल की मशीन के बारे में बता रहा था। उसने कहा था कि ये मशीन दिल और दिमाग दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन बना के रखती है। ये एटमॉस्फेयर से एनर्जी लेकर दिल को देती है। प्रभात का कहना था कि दिल को अगर एनर्जी मिलती रहेगी तो वो लगातार धड़कता भी रहेगा और इंसान जिंदा भी रहेगा। लेकिन प्रभात को मैं अब कैसे बताऊं कि मेरे दोस्त, तेरी मशीन फेल नहीं है, क्योंकि मैं तो जिंदा हूं। प्रभात की आंखों को देखकर मैं समझ पा रहा था कि वो खुद को मेरा कातिल समझ रहा है। मैं चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था, परंतु मेरी आवाज तो कहीं खो रही थी। मेरे सामने जो आता, मैं उसे बड़े आराम से देख पा रहा था। सबका रो रो के बुरा हाल था। मैं प्रभात को बताना चाहता था कि वो जो काम करना चाहता था वो हो गया है। उसकी मशीन ने मुझे जिंदा तो रखा है, लेकिन मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ। शायद दिमाग अभी भी काम कर रहा है, लेकिन मैं अपने जिंदा होने को जता नहीं पा रहा हूँ। मैं बताना चाहता था कि प्रभात जो करना चाहता है वो हो चुका है, बस मैं ही बता नहीं पा रहा हूँ। मैंने अपने हाथ पर एक स्पर्श महसूस किया। प्रभात की आवाज मेरे कानों में फुसफुसाहट की तरह सुनाई दी। यार, मुझे माफ कर देना। मुझसे अनजाने में ये हो गया। तुझे ना खोने के डर से तुझे ही मैंने अपने प्रयोग का शिकार बना डाला। इतना कहकर फूट फूट कर रोने लगा। उसके आंसुओं की गर्माहट में अपने हाथ पर महसूस कर रहा था। उसे कब तक इस ना किए हुए अपराध को यूं सोच के जीना होगा, शायद जीवन पर्यंत। और मैं कब तक इस अफसोस के साथ रहूंगा कि मैं सब कुछ जानकर भी कुछ नहीं कह पाया, शायद मृत्यु पर्यंत।